वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम वेब की दुनिया के पर्दे के पीछे झांक रहे हैं। मतलब जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, कोई लिंक क्लिक करते हैं, तो स्क्रीन पर वो पेज कैसे एक तरह से मैजिकली आ जाता है। ये वेब ब्राउज़र्स आखिर करते क्या हैं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है। और इसे समझने के लिए हमारे पास मोजिला डेवलपर नेटवर्क यानी MDN का एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है, जो इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता है। तो आज का हमारा मिशन है इस पूरी तकनीकी यात्रा को डिकोड करना। एड्रेस बार में कुछ टाइप करने से लेकर वो जगमगाता हुआ पेज स्क्रीन पर खोलने तक। और हाँ, ये भी समझना कि भाई कुछ वेबसाइट्स इतनी फास्ट, इतनी स्मूथ क्यों लगती हैं और कुछ क्यों इतना इंतजार करवाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ सर्वर से कुछ फाइल्स डाउनलोड करना नहीं है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस है, आप कह सकती हैं। ब्राउज़र को कई चीज़ों से निपटना होता है। एक तो है नेटवर्क डिलेज, जिसे हम लेटेंसी कहते हैं, और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ब्राउज़र का जो मेन वर्कर है वो बेचारा एक बार में एक ही काम कर सकता है, सिंगल थ्रेडेड है वो। अच्छा, एक बार में एक ही काम। हाँ, तो यहीं पे परफॉर्मेंस इतनी क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि आखिर में यूजर्स को क्या चाहिए? लोडिंग तेज हो और इंटरैक्शन एकदम स्मूथ। तो सफ़र शुरू होता है नेविगेशन से, है ना? जब हम कोई URL डालते हैं या लिंक क्लिक करते हैं, यहीं से सब शुरू होता है। एग्जैक्टली। लेकिन ब्राउज़र कुछ दिखाए उससे पहले उसे ये पता लगाना होता है कि ये कंटेंट है कहाँ, उसका एड्रेस क्या है। एड्रेस मतलब IP एड्रेस। और यहीं पर आता है DNS लुकअप। DNS मतलब डोमेन नेम सिस्टम। ब्राउज़र को example.com जैसे नाम को, जो हम समझते हैं, उसे मशीन के समझने लायक IP एड्रेस में बदलना होता है। जैसे मान लीजिए 93.184.216.34। आप इसे इंटरनेट की फ़ोन बुक समझ सकती हैं। और अगर आप किसी साइट पर पहली बार जा रही हैं तो इस लुकअप में थोड़ा टाइम लग सकता है। पहली बार में टाइम लगता है, खासकर मोबाइल पर शायद ज्यादा, सिग्नल वगैरह की वजह से। हाँ बिल्कुल। मोबाइल पर सिग्नल को फ़ोन से टावर, फिर वहाँ से नेम सर्वर तक जाना होता है, उसमें लेटेंसी आ जाती है। और सोचिए अगर एक पेज पर 10 अलग अलग जगहों से चीजें आ रही हैं, इमेजेस कहीं से, फॉन्ट्स कहीं से, एड्स का तो पूछिए मत, तो क्या हर एक के लिए अलग DNS लुकअप? हाँ, हर यूनिक होस्ट नेम के लिए एक अलग लुकअप। जैसे myimages.com से इमेजेस है और myfonts.com से फॉन्ट्स, तो दोनों के लिए अलग लुकअप्स होंगे। और ये जाहिर है परफॉर्मेंस को धीमा कर सकता है। DNS लुकअप के बाद अगला कदम है TCP हैंडशेक। TCP हैंडशेक ये क्या है? कोई कोड वर्ड है? हाँ नहीं, ये ब्राउज़र और सर्वर के बीच एक तरह की नमस्ते है, कनेक्शन बनाने के लिए। इसमें 3 मैसेजेस जाते हैं, SYN, फिर SYN-ACK और फिर ACK। इसे 3-वे हैंडशेक कहते हैं। 3 मैसेज सिर्फ कनेक्शन पक्का करने के लिए? हाँ, बस ये कंफर्म करने के लिए कि दोनों तैयार हैं बात करने को। कनेक्शन बन गया। ओके। और आजकल तो सब HTTPS है, वो ताला बना आता है ना एड्रेस बार में। हाँ। इसके लिए भी कुछ होता होगा? हाँ, बहुत ज़रूरी सवाल। सिक्योरिटी के लिए HTTPS चाहिए और उसके लिए एक और हैंडशेक होता है, TLS नेगोशिएशन, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। इसमें ब्राउज़र और सर्वर तय करते हैं कि बातें एन्क्रिप्ट कैसे होंगी, कौन सा साइफर यूज़ होगा। सर्वर अपनी पहचान बताता है सर्टिफिकेट वगैरह से, सब कुछ सिक्योर करने के लिए। अच्छा। लेकिन इस सिक्योरिटी की एक कीमत है। इसमें सर्वर के साथ करीब 5 और राउंड ट्रिप्स लग जाते हैं। 5 और DNS और TCP के 3 के बाद, मतलब 8 राउंड ट्रिप्स, सिर्फ कनेक्शन बनाने और सिक्योर करने के लिए। कंटेंट तो अभी मांगा ही नहीं। हाँ, रफली 8 राउंड ट्रिप्स हो जाते हैं। TLS 1.2 में 4 लगते हैं, 1.3 से थोड़ा बेहतर करता है, पर फिर भी कई ट्रिप्स हैं और ये सीधा सीधा लेटेंसी जोड़ता है। तभी शायद कभी-कभी HTTP साइट्स थोड़ी सी धीमी लगती हैं खुलने में। बिल्कुल, ये सिक्योरिटी और स्पीड का ट्रेड ऑफ है। सिक्योरिटी तो चाहिए ही, पर हाँ, शुरुआती कनेक्शन में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, तो काफ़ी बातचीत हो गई। DNS हो गया, TCP, TLS, अब कनेक्शन पक्का है। अब ब्राउज़र कंटेंट मांगता है। एकदम। अब ब्राउज़र सर्वर को एक HTTP गेट रिक्वेस्ट भेजता है। कहता है, मुझे इस एड्रेस पर जो HTML फाइल है वो दे दो। सर्वर रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है और जवाब भेजता है। जवाब में कुछ हेडर्स होते हैं, मतलब मेटा इन्फॉर्मेशन, जैसे कंटेंट का टाइप क्या है, कैशिंग कैसे करनी है वगैरह, और फिर एक्चुअल HTML कंटेंट। ओके। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक आता है,
टाइम टू फर्स्ट बाइट, TTFB। TTFB ये क्या मापता है? TTFB वो टाइम है जो ब्राउज़र के रिक्वेस्ट भेजने से लेकर सर्वर से रिस्पॉन्स का पहला बाइट मिलने तक लगता है। ये दिखाता है कि सर्वर कितनी जल्दी जवाब दे रहा है और नेटवर्क में कितनी देर लग रही है। अच्छा, मतलब सर्वर का रिस्पॉन्स टाइम अगर ये ज्यादा है तो पेज धीरे लोड होगा? हाँ, क्योंकि अगर पहला बाइट आने में ही देर हो गई तो बाकी सब कुछ देर से ही शुरू होगा। और सर्वर जब डेटा भेजना शुरू करता है तो वो अक्सर सारा एक साथ नहीं फेंकता। पहला चंक, पहला टुकड़ा आमतौर पर 14 KB का होता है। फिर TCP स्लो स्टार्ट जैसी टेक्निक यूज होती है। स्लो स्टार्ट धीरे क्यों भेजता है? ताकि नेटवर्क जाम ना हो जाए। वो धीरे धीरे स्पीड बढ़ाता है नेटवर्क की कैपेसिटी देखते हुए, जैसे आप नल धीरे धीरे खोलते हैं। इससे स्टेबिलिटी बनी रहती है, पर हाँ, बड़ी फाइल्स को फुल स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो HTML का पहला चंक आ गया, 14 KB मान लीजिए। अब ब्राउजर इसका क्या करता है? ये तो बस कोड है। HTML के लिए बनता है DOM ट्री और CSS के लिए CSS होम ट्री। DOM और CSS होम, ये क्या बला है? DOM मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये HTML का एक तरह से फैमिली ट्री है। HTML है, उसके अंदर हेड और बॉडी है, बॉडी के अंदर H1, P, IMG, ये पूरा स्ट्रक्चर DOM ट्री कहलाता है। अच्छा, स्ट्रक्चर का नक्शा। और CSS होम? CSS होम है CSS ऑब्जेक्ट मॉडल। ये CSS रूल्स का ट्री है। ये बताता है कि कौन सा एलिमेंट कैसा दिखेगा, रंग, साइज, पोजीशन, सब कुछ। रेंडरिंग के लिए, मतलब पेज को स्क्रीन पर बनाने के लिए, ये दोनों ट्रीज DOM और CSS होम बहुत जरूरी हैं। तो ब्राउजर HTML पढ़ता जाता है, DOM बनाता जाता है, पर बीच में अगर स्क्रिप्ट आ गया, जावास्क्रिप्ट, मैंने सुना है वो गड़बड़ कर सकता है, पेज अटक जाता है कभी-कभी। हाँ, ये एक आम प्रॉब्लम है। डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, जब ब्राउज़र को एक नॉर्मल स्क्रिप्ट टैग मिलता है, मतलब जिसमें एसिंक या डिफर नहीं लगा है। एसिंक, डिफर, ये क्या है? ये एट्रीब्यूट्स हैं जो ब्राउज़र को बताते हैं कि स्क्रिप्ट को कैसे लोड और एग्जीक्यूट करना है। पर अगर ये नहीं है तो ब्राउज़र HTML पार्सिंग रोक देता है। रोक देता है। हाँ, पहले वो स्क्रिप्ट को डाउनलोड करेगा, फिर उसे चलाएगा, एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ही आगे का HTML पार्स करेगा। अगर स्क्रिप्ट भारी है या नेटवर्क धीमा है तो यूजर को लगेगा कि पेज अटक गया। इसी को कहते हैं रेंडर ब्लॉकिंग। ओह, तो ये है वो विलन। लेकिन आपने एसिंक और डिफर कहा, वो मदद करते हैं? हाँ, एसिंक वाली स्क्रिप्ट बैकग्राउंड में डाउनलोड होती है, पार्सिंग नहीं रोकती, पर डाउनलोड होते ही चल जाती है, तो एग्जीक्यूशन के टाइम पार्सिंग फिर रुक सकती है। डिफर वाली स्क्रिप्ट भी बैकग्राउंड में डाउनलोड होती है, पार्सिंग नहीं रोकती और चलती तभी है जब पूरी HTML पार्सिंग खत्म हो जाती है। ये ज्यादातर बेहतर ऑप्शन है। लेकिन ब्राउजर और भी स्मार्ट है। वो एक प्रीलोड स्कैनर भी इस्तेमाल करता है। प्रीलोड स्कैनर, ये क्या करता है? ये एक हेल्पर है। जब मैं पार्सर HTML पढ़ रहा है, ये स्कैनर आगे झांक कर देख लेता है कि आगे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, CSS, जावास्क्रिप्ट, फॉन्ट्स, इमेजेस वगैरह, और उन्हें पहले ही बैकग्राउंड में डाउनलोड करना शुरू कर देता है। अरे वाह, मतलब पार्सर के वहां पहुंचने से पहले ही सामान तैयार। हाँ, या तो तैयार या डाउनलोड हो रहा होता है। इससे काफी टाइम बचता है, जैसे शेफ खाना बना रहा है और उसका हेल्पर पहले ही सामान निकाल कर रख रहा है। कमाल है। अच्छा, ये तो डॉम और स्क्रिप्ट्स की बात हुई, CSSOM का क्या? वो भी पार्सिंग रोकता है? CSS पार्सिंग थोड़ी अलग है। CSSOM बनाना आमतौर पर DOM बनाने से तेज होता है। CSS रेंडर ब्लॉकिंग है, पार्सर ब्लॉकिंग नहीं। मतलब? पूछना चाहे जैसे किसी एलिमेंट का स्टाइल, तो उसे CSSOM बनने का इंतजार करना पड़ सकता है। और इसी पार्सिंग के दौरान जावास्क्रिप्ट कंपाइल भी होती है, कोड को एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री AST और फिर बाइट कोड में बदला जाता है। और एक एक्सेसिबिलिटी ट्री AOM भी बनता है। एक्सेसिबिलिटी ट्री? हाँ, ये स्क्रीन रीडर्स जैसी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के लिए होता है। उन्हें पेज का स्ट्रक्चर समझने में मदद करता है। वेब एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है ये। सच में, पर्दे के पीछे तो पूरी फैक्ट्री चल रही होती है। तो अब हमारे पास DOM ट्री है, स्ट्रक्चर, और CSSOM ट्री, स्टाइल। अब क्या? अब पेज स्क्रीन पर कैसे बनता है? अब आता है सबसे विजुअल पार्ट, रेंडर प्रोसेस। इसमें ब्राउजर DOM और CSSOM को मिलाकर स्क्रीन पर पिक्सेल्स बनाता है। इसके मोटे तौर पर 4 स्टेप्स हैं: स्टाइल, लेआउट, पेंट और कभी-कभी कंपोजिटिंग। ओके, एक-एक करके। पहला स्टाइल। हाँ, स्टाइल फेज में ब्राउजर DOM और CSSOM को कंबाइन करता है।
वो हर डॉम नोड के लिए फाइनल कंप्यूटेड स्टाइल्स तय करता है। मतलब सारे CSS रूल्स, कैस्केड, इनहेरिटेंस, ब्राउजर डिफॉल्ट्स लगाकर ये फिगर आउट करता है कि आखिर में ये एलिमेंट दिखेगा कैसे। इसका आउटपुट होता है रेंडर ट्री। रेंडर ट्री ये डॉम से अलग है? थोड़ा। रेंडर ट्री में सिर्फ वही एलिमेंट्स होते हैं जो स्क्रीन पर दिखेंगे, जैसे हेड या डिस्प्ले डॉट नन वाले एलिमेंट्स इसमें नहीं होते। हाँ, विजिबिलिटी डॉट हिडन वाले होते हैं क्योंकि वो जगह घेरते हैं, और हर नोड के साथ उसके फाइनल स्टाइल्स जुड़े होते हैं। समझ गया, सिर्फ दिखने वाली चीजें उनके फाइनल लुक के साथ। अगला है लेआउट, इसे रीफ्लो भी कहते हैं शायद। बिल्कुल। लेआउट फेज में या रीफ्लो जब ये दोबारा होता है, ब्राउजर रेंडर ट्री के हर नोड की ज्योमेट्री, मतलब उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और साइज स्क्रीन पर क्या होगी, ये तय करता है। जैसे फर्नीचर अरेंज करना। अच्छा, कौन सी चीज कहाँ और कितनी बड़ी दिखेगी? हाँ, व्यू पोर्ट के हिसाब से हर एलिमेंट का बॉक्स बनता है, उसकी हाइट, विड्थ, पोजीशन कैलकुलेट होती है। पहली बार इसे लेआउट कहते हैं। बाद में अगर कुछ बदलता है, जैसे विंडो रीसाइज हुई या कोई इमेज लोड हुई जिसका साइज पहले नहीं पता था, तो ब्राउजर को ये कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ती है। उसे रीफ्लो कहते हैं और ये महंगा हो सकता है। महंगा मतलब परफॉर्मेंस के लिए स्लो हो सकता है। हाँ, बार बार रीफ्लो होना खासकर कॉम्प्लेक्स पेजेस पे CPU को बिजी कर देता है और पेज स्लगिश, मतलब अटकता हुआ महसूस हो सकता है। एनिमेशंस वगैरह में इससे बचना जरूरी है। ठीक है, तो स्टाइल हो गया, क्या दिखाना है, लेआउट हो गया, कहाँ दिखाना है, अब पेंट, अब रंग भरने की बारी। एग्जैक्टली। पेंट फेज या रास्टराइजेशन में ब्राउजर उन बॉक्सेस को एक्चुअल पिक्सेल्स में बदलता है। टेक्स्ट, रंग, इमेजेस, बॉर्डर्स, शैडोज, सब कुछ ड्रॉ किया जाता है। ये अक्सर लेयर्स में होता है। लेयर्स, परतें। हाँ, ब्राउजर पेज को कई लेयर्स में बांट सकता है, जैसे बैकग्राउंड एक लेयर पर, टेक्स्ट दूसरी पर, बटन तीसरी पर। इसका फायदा कंपोजिटिंग में होता है। और पेंट का काम बहुत तेज होना चाहिए। स्मूथ स्क्रोलिंग और एनिमेशन के लिए हर फ्रेम को लगभग 16.67 मिलीसेकंड्स में पेंट करना होता है। 16.67 मिलीसेकंड्स, बाप रे। और ये कंपोजिटिंग क्या है? कंपोजिटिंग वो आखिरी स्टेप है जहां ब्राउजर इन पेंट की हुई अलग अलग लेयर्स को सही क्रम में स्क्रीन पर जमाता है ताकि फाइनल पेज दिखे। जैसे कार्टूनिस्ट्स ट्रांसपेरेंट शीट्स को एक के ऊपर एक रखते हैं। अच्छा, लेयर्स को जोड़ने का काम। इसका फायदा क्या है? परफॉर्मेंस। अगर सिर्फ एक लेयर हिलती है, जैसे स्क्रोलिंग में, तो ब्राउजर को सिर्फ उस लेयर की पोजीशन बदलनी है और लेयर्स को रिकम्पोजिट करना है। पूरा पेज रीपेंट नहीं करना पड़ता। ये काम अक्सर GPU करता है, जो ग्राफिक्स के लिए CPU से ज्यादा एफिशिएंट है। इससे मेन थ्रेड फ्री रहता है। तो लेयर्स और कंपोजिटिंग परफॉर्मेंस बूस्टर्स हैं, लेकिन क्या ज्यादा लेयर्स मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस? नहीं, जरूरी नहीं। हर लेयर मेमोरी लेती है, खासकर GPU मेमोरी। अगर बेवजह बहुत लेयर्स बन जाएं, कभी कभी कुछ CSS ट्रिक से ऐसा हो जाता है, तो मेमोरी यूसेज बढ़कर परफॉर्मेंस को नुकसान भी हो सकता है। तो इनका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। तो लो जी, रेंडर प्रोसेस पूरा हुआ, स्टाइल, लेआउट, पेंट, कंपोजिट और पेज स्क्रीन पर दिखने लगा। फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट FCP हो गया, काम खत्म। दिखना शुरू हो गया, ये अच्छा है, पर काम खत्म हुआ जरूरी नहीं। हो सकता है पेज दिख तो रहा हो पर इंटरैक्टिव ना हो। यहाँ जावास्क्रिप्ट फिर से सीन में आ सकता है। फिर से? पेज तो दिख रहा है। याद है वो डिफर वाली स्क्रिप्ट्स या कोई बड़ी जावास्क्रिप्ट फाइल? हो सकता है रेंडर के बाद मेन थ्रेड अब उसे चलाने में बिजी हो जाए, और मेन थ्रेड तो सिंगल थ्रेडेड है। हाँ, तो अगर वो जावास्क्रिप्ट चलाने में लगा है, तो वो यूजर के क्लिक्स, स्क्रोल्स या टाइपिंग का जवाब नहीं दे पाएगा। यहीं पर आता है मेट्रिक टाइम टू इंटरैक्टिव, TTI। हाँ, टाइम टू इंटरैक्टिव। ये वो मोमेंट है जब पेज न सिर्फ दिख रहा है, बल्कि यूजर इनपुट पर तेजी से, जैसे 50 ms के अंदर, रिस्पॉन्ड भी करने लगता है। ओह, तो ये वो सिचुएशन है जब पेज दिखता है पर फ्रीज हुआ लगता है। क्लिक करो कुछ नहीं होता, स्क्रॉल करो तो अटकता है। उफ, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। बिल्कुल, बहुत बुरा यूजर एक्सपीरियंस है। MDN के आर्टिकल में एक उदाहरण है जहां JS एग्जीक्यूशन ने मेन थ्रेड को 1.5 सेकंड से ज्यादा ब्लॉक कर दिया। सोचिए, 1.5 सेकंड तक पेज बिल्कुल डेड। 1.5 सेकंड? हाँ, इसीलिए डेवलपर्स के लिए ये जरूरी है कि मेन थ्रेड को ज्यादा देर तक ब्लॉक ना होने दें। टास्क्स को छोटा करें,
वेब वर्कर्स यूज करें। तरीके हैं इसके। तो चलिए इस पूरी कहानी को समेटते हैं। एक वेब पेज लोड करना वाकई एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। सिर्फ क्लिक करने भर की बात नहीं है। ये नेविगेशन से शुरू होता है, डीएनएस लुकअप, टीसीपी हैंडशेक, टीएलएस नेगोशिएशन, फिर सर्वर से रिस्पॉन्स आता है टीटीएफबी, फिर ब्राउज़रों से पास करता है डॉम और सीएसएसओएम बनाता है, फिर प्रीलोड स्कैनर मदद करता है, फिर रेंडर होता है, स्टाइल, लेआउट, पेंट, कंपोजिटिंग, और आखिर में जावास्क्रिप्ट के बाद पेज इंटरैक्टिव बनता है, टीटीआई। और हर स्टेप पर परफॉर्मेंस का खेल है। लेटेंसी कम करना, मेन थ्रेड को फ्री रखना, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली लोड करना, रेंडरिंग को ऑप्टिमाइज करना, जावास्क्रिप्ट को स्मार्टली हैंडल करना, ये सब मिलकर एक फास्ट और रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस देते हैं। तो यहाँ से एक बड़ी सीख ये मिलती है कि वेब डेवलपमेंट सिर्फ कोड लिखना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि ब्राउज़र उस कोड के साथ करता क्या है। ये सब जानने से ही समझ आता है कि क्यों कुछ साइट्स इतनी तेज़ और स्मूथ लगती हैं। हर मिलीसेकंड कीमती है। बिल्कुल, और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर भी लाता है। हम देखते हैं कि आजकल पेजेस कितनी अलग अलग जगहों से रिसोर्सेज लाते हैं। इमेजेस, स्क्रिप्ट्स, फॉन्ट्स, एड्स, एनालिटिक्स, बहुत कुछ। तो क्या सिर्फ कोड ऑप्टिमाइज करने के साथ साथ, या शायद उससे भी पहले, इन रिसोर्सेज को मैनेज करने पर ध्यान देना, जैसे उन्हें कंसोलिडेट करना, कम सर्वर से लाना, या उनकी प्रायोरिटी बदलना, ज़रूरी चीज़ें पहले लोड करना, क्या ये यूज़र को महसूस होने वाली स्पीड पर ज़्यादा जल्दी असर डाल सकता है? ये सीधे डीएनएस लुकअप्स, टीसीपी कनेक्शंस, प्रीलोड स्कैनर की एफिशिएंसी से जुड़ता है, जिनकी हमने बात की। सोचने वाली बात है। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।